क्या आप रिसेंटली कोई गाड़ी खरीदने गए हैं, कोई भी परचेज करने गए हो, जब आप कोई व्हीकल लेने गए हो तो या किसी दोस्त से कभी इस बारे में बात कर रहे हो तो अक्सर ये आता है कि माइलेज कितना देती है, चलती कितना है। आप गाड़ी में जो फ्यूल डालेंगे बेहतर होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, उसी पर उसकी माइलेज भी काफी हद तक निर्भर होगी। ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर में अगर आप ये कह सकते हैं कि आपका गट जो है वो एक इंजन की तरह है और आप जो खा रहे हैं वो उसका फ्यूल है। तो जैसा फ्यूल आप डालेंगे आपकी गाड़ी वैसे ही चलेगी। ठीक वैसे ही आप अपनी गट हेल्थ को क्या दे रहे हैं, आप अपने गट को क्या दे रहे हैं, वैसा ही आपका शरीर परफॉर्म करेगा। गट हेल्थ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि ये पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। पुराने टाइम में लोग पेट की सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। आप क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, किसके साथ क्या खा रहे हो, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती थी। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल बदला है, खान पान के तरीके बदले हैं और उसी के साथ उसी का असर अच्छा या बुरा हमारी गट हेल्थ पर भी पड़ रहा है। आपकी गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, वो क्यों इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित मेघलानी। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर से सबसे पहले पूछते हैं कि आखिर गट हेल्थ है क्या? हम बात करते हैं अधिकतर अपने फिजिकल हेल्थ की। आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात करते हैं और अब गट हेल्थ के बारे में भी लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये एक हमारे शरीर का इंजन है। ये क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से ही हमें अपने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे वहीं से ही हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करती है। तो हमारी इंटेस्टाइन में से क्या जाएगा हमारे शरीर में, जो कि हमारे पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, वो मैटर करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गट के अंदर हमारा जो 80% ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, यानी जो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं, वो 80% हमारे जीआई सिस्टम के अंदर हैं। और हमारे जो जीआई सिस्टम के अंदर नर्व्स हैं वो ब्रेन और स्पाइन की नर्व्स से 10 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो हमारा जो जीआई सिस्टम है ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सेरोटोनिन जो कि गट हेल्थ माइंड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम गट को हम अब जो दे रहे हैं वो पहले पुराने टाइम में भी थे। जैसे कि कहते थे कि सारी बीमारियां पेट से, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो इसमें बहुत सारा नए साइंटिफिक डेटाज भी आ रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों का जो ओरिजिन है, खासतौर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस एंड अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हमारी गट हेल्थ के डिसबायोसिस या डिसबैलेंस बनने से वो ट्रिगर होती है। डॉक्टर आपने बताया कि गट हेल्थ है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम गट हमारा है क्या, ये शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से काम या रोल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निभा रहा है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है? देखिए, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन आ जाती है। उसके अलावा हमारा बाइल जो पित्त बनता है लीवर से, वो भी इम्पॉर्टेंट, वो भी प्ले करता है। और लीवर के अपने सभी को पता है कि वो टॉक्सिन्स रोल ये भी प्ले करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स इंटेस्टाइन, बाइल बिलियरी सिस्टम, पैनक्रियाज एंड लीवर ऑल्सो। ये सिर्फ इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये है कि जैसे हम खाते हैं, हमने रोटी खाई, निवाला खाया, तो वो सीधा तो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं करता। तो उसे इंटेस्टाइन, हमारा सलाइवा, हमारा गैस्ट्रिक एसिड, और हम जब चबाते हैं तो वो धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो फॉर्म्स में बनाता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन उस फॉर्म में बन जाए, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो माइक्रो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो सकें। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड्स और हमारे च्यूइंग का ये इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम इन जनरल लोगों को बताते हैं कि आप खाना चबा के खाइए, समय दे के खाइए। उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आप खाना ढंग से चबाएंगे नहीं, आप जल्दी से निवाला निकल लेंगे, तो वो जो रोटी के जो
या जो उसके पार्टिकल साइज हैं उनका साइज है वो बड़ा रहेगा, तो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन उसको इजी फॉर्म में कर सके, तो वो उसको पूरा कंप्लीटली माइक्रो फॉर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएगी कि जिससे इंटेस्टाइन हमारी एब्जॉर्ब कर सके। सो इसीलिए जो हम खा रहे हैं वो हमें उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी सही ढंग से बॉडी में जाएं। तो ये ध्यान रखना है कि हम जब भी खाएं तो जल्दबाजी में ना खाएं, और हम जब खाएं तो जिसे आजकल कहते हैं कि माइंडफुलनेस ईटिंग, यानी कि हमारा पूरा ध्यान हमारे खाने पे हो, ना कि मोबाइल फोन पे, जो कि आजकल कॉमन देखा गया है कि लोग खाते खाते मोबाइल देख रहे हैं। हम जब खाना खा रहे हैं तो खाने पे कंसंट्रेट करें, उसके अलावा उसको चबा के खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं, और अपने मील टाइमिंग्स को कोशिश करें कि समय पे खाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज कभी खाने को एक मील स्किप कर दी, या सुबह नहीं खाया, बड़ी लेट ब्रंच किया या लंच किया। तो मील टाइमिंग्स को प्रॉपर रखना, समय पे खाना, चबा के खाना, और उस वक्त आप अपना ध्यान कहीं और ना दें, अपने बल्कि माइंड को भी अपने खाने पे कंसंट्रेट करें ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे ढंग से डाइजेस्ट हो सकें और हमारी इंटेस्टाइन को मिल सके। अच्छा, आपने बहुत सही बात की मील को स्किप करने की। तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि लोग ब्रंच पे ही स्विच कर चुके हैं। जो अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो वो लंच छोड़ के इवनिंग में ही कुछ ऐसा खा लेते हैं कि अच्छा अब पेट भर गया। तो ये स्किप जो करते हैं लोग मील, वो आपकी गट हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक है? देखिए, जो मील स्किपिंग होती है, जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर आपने रात को 8 या 9 बजे डिनर किया है तो उसके बाद तो आप स्लीप मोड पे चले गए, तो आपकी बॉडी रेस्ट पे है। फिर मॉर्निंग में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप काम कर रहे हैं, और तब उसके बाद आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपके पे लीवर है और वो एक बफर रखता है, बट वो बफर कुछ टाइम के लिए है। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो वो बफर धीरे धीरे कम होता है। तो वो कहीं ना कहीं, जब आप समझिए कि आपका बफर कम हो रहा है, तो वो इंटेस्टाइन बोलेगी कि मुझे खाना दो खाना दो, आपको हंगर पेन्स बनेंगे, उसके कारण आपके पेट के अंदर एसिडिटी और इंटेस्टाइन भी ज़्यादा चलने लगेगी। तो वो इस तरीके से ये एकदम सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, बट ये सटल इफेक्ट्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म पे इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा पे, इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट ए इंस्टेंट होता है, बट ये स्लो धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन की, गट की इम्यूनिटी को और हमारे हार्मोन्स को, इनको इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप अपने मील टाइमिंग्स को प्रॉपर रखिए और समय पे खाइए। तो किस तरह से ये गट हेल्थ को इफेक्ट करता है? जैसे आपने कहा कि इंटेस्टाइन में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, तो क्या होगा अगर कोई टाइम से खाना नहीं खाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप ये बोले कि भाई जैसे आपने मान लो कि 4 दिन 5 दिन आपने खाना समय पे नहीं खा रहे, आप लेट खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम सिम्टम्स आने लगेंगे। ये बड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, और इसका आप लंबे समय के बाद डिफरेंट फॉर्म्स में ये इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, और जैसे मैंने कहा कि गट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम है, लार्जेस्ट न्यूरो सिस्टम है। तो ये धीरे धीरे हमारे न्यूरॉन्स को, नर्व्स को, सेरोटोनिन को वो डिस्टर्ब करता है, उसके पीक को, उसके फ्लक्चुएशंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि आप वीकनेस फील कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो बाउल हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके अलावा मूड स्विंग्स भी होते हैं, इसमें देखा गया है कि मतलब ये बड़े सटल से सिम्टम्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई एकदम आपने अगर मान लो हफ्ता 10 दिन करा तो फिर उसमें एकदम सिम्टम आने लगेगा, बट ये धीरे धीरे बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, एकदम इंस्टेंट नहीं डालते। तो कई तरह की फास्टिंग भी लोग करते हैं वेट लॉस के लिए, और तो उनसे भी इसी तरह के नुकसान हो सकते हैं? हम बात करें तो बहुत सारे, आप देखें तो लास्ट की सो मैनी ईयर्स फास्टिंग के बहुत सारे ट्रेंड्स एंड डाइट्स वो आए हैं, बट वो आते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं और फिर समय पे चले जाते हैं, कुछ बाद वो फेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्लान आते हैं, बट डेफिनेटली प्रोलॉन्ग फास्टिंग जीआई सिस्टम के लिए एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, वो आपका वेट लॉस कर देगी, बट वो कहीं ना कहीं आपकी जीआई पे कंस्ट्रेंट डालती जरूर है फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। और जो हमारे यहाँ होता है कि एक दिन का व्रत रखने वाला, क्या वो भी किसी तरह से आपकी गट हेल्थ को, या वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं? तो नहीं, उसके अंदर जैसे अभी अगर हम करें तो आजकल के व्रत रखने का ट्रेंड
और पहले व्रत रखने का जो पुराने ज़माने में होता था वो बिल्कुल ही अंतर है। वो तब पुराने ज़माने में जब हम व्रत की बात करते थे तो सात्विक भोजन की बात करते थे, फल फ्रूट फलाहार की बात करते थे कि जब इंसान व्रत रख रहा है तो यानी कि वो फलों पे है। मगर आज हम व्रत रखते हैं तो हम जो व्रत वाले दिन आलू खाते हैं, कुट्टू का आटा का पुड़ियाँ बनवाते हैं। तो वो एक्चुअल में जो व्रत रखने का पहले जो सात्विक टाइम में एम ये था कि एक दिन आप ऑयली और ये चीज़ें छोड़ के आप फलों पे आइए, जिससे कि फाइबर्स ज़्यादा रहेंगे जो कि प्रीबायोटिक है, मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो उसके कारण से ये बोला जाता था कि आप फलाहार खाइए। तो आपको व्रत करना है। मेरी माँ कहती है कि व्रत होता है भरत नहीं, व्रत नॉट भरत, यानी कि पेट को भरना नहीं है, खाली रखना है। और अगर कुछ लेना है तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया फाइबर से भरपूर फूड ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने बात की लिवर बफर की, इसे थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? लीवर बफर मतलब मैं लीवर बफर की बात करूं तो बेसिकली हमारे ब्रेन को या किसी भी ऑर्गन को, क्योंकि हमारा ब्रेन तो 24 घंटे काम कर रहा है, हार्ट भी 24 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स हम जब सो जाते हैं तो उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज इज द एनर्जी सोर्स। बट रात में तो हम खा नहीं रहे, है ना, बट फिर भी हमारा ब्रेन ठीक है साइलेंट मोड पे है, या हमारा हार्ट तो एक्टिव है ही, हार्ट पंपिंग कर रहा है, तो उसको ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है? उसको ग्लूकोज मिल रहा है जो हमारी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो हमें बफर देता है। उसके अलावा हमारे मसल्स में भी होता है, वो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम ज़्यादा देर के लिए फास्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कि जो लोग आप देखो तो 5 दिन 7 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाते, तो उनका शरीर एकदम सिकुड़ सा जाता है, मसल्स कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को हार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? पहले लीवर कॉम्प्रोमाइज करेगा, लीवर अपना बफर खत्म करेगा, तो वो बोलेगा कि मसल से मांगेगा कि मुझे तो ब्रेन को देना है, कुछ दो, तो वो मसल मास को, मसल से प्रोटीन को खत्म करेगा, और वैसे ही बाकी और बॉडी पार्ट से भी वो कंस्ट्रेंट कर लेगा। और वो उससे क्या होता है कि, और गट हमारी क्या होती है कि जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं कि गट जो है वो शांत वो है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ब्रेन और हार्ट चाहिए। तो लीवर क्या करेगा या बॉडी क्या करेगी, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाएगी, हार्ट की तरफ भेजेगी, इंटेस्टाइन की तरफ रिलेटिवली कम भेजेगी, क्योंकि वो एट रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे हमारी फिर माइक्रोब गट बायोटा डिसबायोसिस होएगा, क्योंकि वहां पे डिस्टर्ब होएगी। तो इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपने इस दौरान एक बात कही थी कि भूख लगनी बंद हो जाती है। अभी जब हमारी चर्चा हो रही थी कि जब हम लंबी फास्टिंग रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि भूख लगनी कम हो जाती है, जैसे अगर आप लंबे टाइम तक नहीं खाएंगे, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई ब्रेन आपका ऐसा साइन देता है कि नहीं आप खा ही नहीं रहे हैं तो अच्छा भूख, ऐसा होता भी है? कहते हैं ना कि आपने अगर टाइम पे खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, फिर भूख मर गई, ये किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है कि भूख, देखिए बल्कि अगर आप ज्यादा देर फास्टिंग है तो बल्कि आपको और क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड करेगी, क्रेविंग होगी, बट वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैबिट लग जाती है। ये आपने जब सिम्टम्स बताए कि गट हेल्थ जब डिसबायोसिस हो जाता है, मतलब कि गट में इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया खत्म होकर बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो जैसे कि पेट में भारीपन रहता है, फुलनेस रहती है, तो इंसान को खाने की इच्छा नहीं करती। तो उस वक्त जैसे कि भाई आप मान लो कि आप 2 फुलके खाते हैं, जब आपके पेट का बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, बैड बैक्टीरिया है, या उसकी मूवमेंट खराब है, तो आपको एक रोटी खाने के बाद ही भारीपन हो जाएगा। तो उस वक्त उसको कहने का मतलब है कि भूख मर जाती है। ये नहीं है कि आप फास्टिंग रहेंगे तो आपकी भूख, बल्कि आप उन केसेस के अंदर तो बल्कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रेविंग रहेगी। मान लो कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लो कि अगर उनको लंच समय पे नहीं मिला तो उनका सर दर्द होने लग जाता है, कि क्योंकि उनको ग्लूकोज कम हुआ ना, आप समझिए, जैसे कि लीवर का बफर है, लीवर का बफर कम होते ही ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम होगी तो आपको हंगर, जिसे हंगर क्रैम्प्स भी बोलते हैं हम, कि भाई पेट में भूख लग रही है, फटाफट कुछ दो।
अगर आप कोई एक ऐसी चीज बताना चाहें कि अगर आपकी गट हेल्थ नहीं है तो ये वो विजिबल साइंस हैं जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे आपकी स्किन पर या किसी भी तरह से आपको विजिबल कुछ साइंस दिखेंगे, आप कैसे पता करें कि आप खा रहे हैं अच्छे से, लाइफस्टाइल भी ठीक चल रहा है, काम कर रहे हैं, जैसा भी है, जंक फूड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन उस खाने के दौरान आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, ये आपको क्या कोई स्क्रीनिंग है जो आपको मंथली या ईयरली या हर 6 महीने में करानी चाहिए? आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, ऐसे कोई डिफाइंड प्री डिफाइंड टेस्ट अभी तक तो है नहीं कि आपके गट हेल्थ अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे हम बात करें कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि पेट का फूलना, जो मोशंस हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस आना, बार बार मोशन जाना या लूज मोशंस होना, पेट के अंदर हल्का हल्का दर्द, चुभन रहना, या फिर जल्दी भूख मिट जाना, भूख ना लगना, उल्टी का मन करना, इसके अलावा कमजोरी, थकान रहना, ये अधिकतर सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं कि भाई ये तो किसी को बुखार होएगा तो भी इस तरीके के सिम्टम्स आ जाएंगे, या किसी को लूज मोशंस होंगे तो उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ये एक स्लो प्रोसेस है और इसका कोई एकदम स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है कि भाई ये सिम्टम आया तो हाँ भाई आपका है, बट हाँ नॉन स्पेसिफिक, जैसे मतलब कि आपका पेट में अफारा रहना, पेट में हल्का दर्द रहना, इस तरीके के सिम्टम्स अर्ली लक्षण है कि आपको हम जिसे डिसबायोसिस बोलते हैं या गट हेल्थ हमारी खराब हो गई, यानी कि डिसबायोसिस का मतलब होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया ज़्यादा आ गए। क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक बैरियर का काम करते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर जाने के लिए, और डाइजेशन में, विटामिन की एब्जॉर्प्शन में वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है फर्मेंटेड फूड, जैसे कि दही हो गई, है ना, और आप फाइबर्स होते हैं, जैसे ये अभी बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में आपने, अगर आप गट हेल्थ की बात करें और आप नेट पे जाएं तो आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सुनने में मिलेगा। तो प्रोबायोटिक्स होते हैं बेसिकली लाइव बैक्टीरिया, जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और जिन्हें लेने से आपकी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया कुछ टाइम के लिए सस्टेन करते हैं। जैसे कि हम अगर हिंदी भाषा में बोले तो दही, जो फर्मेंटेड फूड है, ये प्रोबायोटिक है, तो आप इसे लेंगे तो ये इंटेस्टाइन की हेल्थ को ऐसा करेगा। और कुछ चीज़ होती है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब जो कि हाई फाइबर, जैसे कि अनियन बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, ग्रेप्स बोलते हैं, ये प्रीबायोटिक, ये पॉलीइनॉल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन को एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पेड़ को उगाने के लिए खाद, तो वैसे ही अच्छे बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में ग्रो करने के लिए प्रीबायोटिक्स हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर अमित, ये तो थी वो चीजें जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बुरी हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, आजकल क्या है कि फास्ट फूड का, जंक फूड का बड़ा ट्रेंड है, तो उसके अंदर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सारी चीज़ें हमारे गट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए हार्मफुल है और हमारी उसकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो स्पाइसी, ऑयली फूड, जंक फूड और जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डलते हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व्ड वाले की जगह हमें आइडली होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, रादर देन कि अब हर चीज़ का प्रिजर्व्ड चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि दालें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जस्ट ओवन में डालें और 30 मिनट्स में तैयार। तो डेफिनेटली उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर गट हेल्थ। कुछ लोग खाने के बाद ठीक तुरंत बाद चाय पीते हैं, उनकी खाने के साथ एक कप चाय रखी होती है। कुछ लोगों को चाहिए कि जैसे ही खाना हमने खा लिया उनको बहुत प्यास लगती है, तो क्या ये डाइजेशन को इफेक्ट करती हैं, उनके लिए नुकसानदायक हैं? डेफिनेटली देखिए, जो खाने के बाद चाय जो होती है, वो चाय से जो टी की बात करते हैं, तो अगर कुछ मतलब कि वो डेफिनेटली इरिटेंट, गट इरिटेंट है, जीआई इरिटेंट है, तो डेफिनेटली वो अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं तो वो हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो हमें ख़ास तौर से कई लोगों की आदत है कि बेड टाइम टी, तो उस वक्त हमारा पेट तो बिल्कुल खाली है
और उस वक्त आप टी देने से क्या होता है कि हमारी गट की म्यूकोजा इरिटेट होती है और एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। तो स्पेशली बेड टाइम टी वन शुड अवॉइड, एंड खाने के बाद भी इमीडिएटली बहुत लोगों की आदत होती है कि वो चाय पीते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। और खाने के बाद पानी? खाने के बाद पानी की बात है तो खाने के बाद पानी ये बल्कि पहले के उसमें भी लिखा हुआ है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि खाने से पहले जो है वो पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में आप फिर भी ले सकते हैं। खाने के बाद अगर आप कोशिश करें कि आधे 1 घंटे के बाद लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खाने के बाद थोड़ा पानी लीजिए। बहुत ज़्यादा उसको लेंगे तो वो कहते हैं कि साइंटिफिकली बात करें तो थोड़ा सा फूड की डाइल्यूशन हो जाती है, जिसके कारण उसकी एब्जॉर्प्शन और जो उसकी वो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता। अच्छा डॉक्टर, कुछ लोगों के साथ एक समस्या देखी गई है कि अगर वो ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं या अपना कोई मील जो है वो स्किप करते हैं तो उनको सर में दर्द होता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक बेसिकली हमारी एक इंटेस्टाइन है, हमारा एक बॉडी सिस्टम है, वो एक तरीके से वो उस चीज़ की हैबिट बनी हुई है। जैसे इंटेस्टाइन को पता है कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच में मुझे लंच मिलेगा और मुझे वो काम करना है। या जैसे कि आप अगर बात करें कि आपको रात को 10 बजे सोने की आदत है और 4 बजे उठने की आदत है, तो अगर वो मान लो कि आप 12 बजे सोए हो तो फिर भी आपको 4-5 बजे बहुत बार नींद खुल जाती है ना। तो उसी तरीके से हम बात करें तो अगर आपने मान लो आपको रेगुलरली आप एक समय पे खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे, तो इंटेस्टाइन भी उस तरीके से उनको डिमांड है कि भाई उस वक्त हमारे पास एनर्जी आएगी, वो लीवर में जाएगी और वो फिर हम अलग पार्ट्स में जाएंगे। तो वो जब अगर नहीं मिलता तो एक तरीके से हमारे इंटेस्टाइन की ग्लूकोज की मात्रा कमी हो जाती है, इंसुलिन बढ़ जाता है क्योंकि वो इंसुलिन होता नहीं है, तो उसी के कारण वो बॉडी में ब्रेन में जाके थोड़ा इम्पैक्ट करता है। आपकी डाइट किस तरह से आपके शरीर को इफेक्ट कर सकती है? अगर आप अच्छी ले रहे हैं या खराब ले रहे हैं, तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी गट हेल्थ की? अगर हम बात करें तो गट हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी डाइट ही है। जो डाइट है, जैसे कि हमें अगर हम बात करें तो हमें खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। ऑयली स्पाइसी फूड्स और जंक फूड को अवॉइड करना है। फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली हो गया, दही हो गई, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि और डैमेज वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये हमारी गट की लाइनिंग को ख़राब करती हैं, तो इनको आप लिमिटेड या अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, अल्कोहल वाली। अल्कोहल आपकी गट हेल्थ के लिए मतलब किस तरह से नुकसानदायक है? वो क्या नुकसान एक्चुअली पहुंचा रहा है आपके गट हेल्थ को? देखिए, जो अल्कोहल है वो हमारे म्यूकोजल लाइनिंग जो आती है उसके अंदर जख्म पैदा करता है। तो वैसे ही वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हमारा जो अल्कोहल है केवल लीवर को नहीं खराब करता, हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग को भी डैमेज करता है। तो इसीलिए इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ तो वो म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज होती हैं और उससे एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। और ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि 1 दिन के अंदर आपको दिखेगा, 2 दिन के अंदर दिखेगा, ये धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि लंबे समय के बाद डिफरेंट फॉर्म्स में आपके शरीर को इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कुछ स्नैक्स या कुछ हेल्दी फूड रख लेते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये मिथ है या ये एक फैक्ट है? नॉट लाइक ए मिथ, बट उसमें यही है कि अगर आप जैसे कि मान लो सैलेड ले रहे हैं आप, तो उससे सैलेड लेने से वो थोड़ा सा फाइबर होता है, वो न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट थोड़ा सा कर सकता है। अगर आप डेफिनेटली आप कोई ऑयली फूड ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे नॉन वेज और स्पाइसी चीज़ें ड्रिंक्स के साथ लेते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली वो अल्कोहल इटसेल्फ इज ए डैमेजिंग, एंड दैट स्पाइसी फूड और आउटसाइड फूड इज आल्सो डैमेजिंग, दैट विल इम्पैक्ट डबली इम्पैक्ट योर GI म्यूकोजा। बहुत पुराने टाइम से लोग कई नुस्खे अपनाते हैं, जैसे गुलकंद खा लिया, वो आपके पेट के लिए अच्छा है। बहुत तरह की चीजें ऐसी हैं। तो अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए इस तरह के रेमेडीज खुद से ही करते रहना, क्या ये फायदेमंद है या ये किसी तरह के नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, डेफिनेटली हमारे जो पुराने उसमें हैं
और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अगर हम आज बात करें तो साइंस में भी बहुत सारी मेडिसिन जो पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही थी उन्हीं से ही निकला। जैसे कि आप तुलसी की बात करें, नीम की बात करें, तो ये पुराने टाइम से ही, या हल्दी की बात करें तो जब चोट लगती थी तो हल्दी का लेप लगाया जाता था। अब पता है कि हल्दी में कितना अच्छा इम्पैक्ट है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो डेफिनेटली ये सब जो होम रेमेडीज़ हैं ये हेल्प करती हैं, बट और मेरा अपना ये मानना है कि डेफिनेटली इनका इस्तेमाल करना चाहिए। बट बहुत सारी आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन्स या टैबलेट्स जो कि क्लेम करती हैं कि भाई ये गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देंगी, उसके बारे में, उनकी क्वालिटी को, उसके अंदर क्या कंपाउंड्स हैं वो के बारे में पता नहीं होता। तो मैं आपको नेचुरल चीज़ों को लेने के लिए तो एडवाइस करूँगा, बट जो बहुत सारे शेक्स, कैप्सूल्स, प्रोबायोटिक्स, वो चीज़ें रहती हैं, सप्लीमेंट्स रहते हैं, उनके अंदर क्या है वो एक्चुअल में नहीं पता होता। तो इसलिए वो के बजाय आप नेचुरल चीज़ें लें, फ्रूट्स खाएं, दही लीजिए, एक्सरसाइज करिए, है ना। रिफाइंड शुगर भी आपकी गट हेल्थ के लिए नुकसानदायक? रिफाइंड शुगर ऑल्सो जी, ये हाई, अभी क्या है कि जो रिफाइंड, जो अगर हाई फ्रक्टोज कंटेंट जो होता है वो हमारे लीवर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शेक्स हो गए, हाई कैलोरीज हो गई, लाइक मेयोनीज, और जिनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वो शुगर एकदम, क्यों हमारी इंटेस्टाइन में शुगर जाएगी, शुगर तो सबसे इजीली एब्जॉर्ब होती है, तो वो तुरंत जाके लीवर में शुगर आ जाती है। अब लीवर कहता है कि शुगर तो मेरे पास सफिशिएंट है, तो वो सेव करने के लिए उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए अगर हम हाई शुगर लेते हैं तो वो हमारे लीवर में फैट का ज़्यादा काम बनाती है। इवन अगर हम बात करें तो बहुत सारी लोग, जैसे हम इन जनरल भी बोलते हैं कि भाई आप मोटे हो रहे हो, फैटी चीज़ें खाना कम करो, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मीठा खाना कम करो। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपको मीठा खाना कम करना है और ऑयली फैटी को कम खाना है, रादर देन कि जब भी बात करते हैं तो भाई मोटे हो रहे हो तो ये क्या करो भाई, ऑयली फैटी, घी तेल कम खाओ। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मीठा बंद कर दो। अगर आप, जैसे मान लो कि आप 2 फुलके खाते हो रोटी के, तो 1 खाओ, बाकी दाल की क्वांटिटी को बढ़ा दो। तो मीठा कम करना ज्यादा जरूरी है। फैट तो है ही है, हाँ, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फैट की बात आई तो तेल भी कुछ ऐसे होते हैं कि आजकल बड़ा कि ऑर्गेनिक उसमें जा रहे हैं लोग, तो तेल आपकी गट हेल्थ में क्या रोल निभाते हैं? देखिए, वही बात है कि ये सब एक आपस में इंटरलिंक्ड चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये खाने से तो आप सही रहोगे, ये खाने से नहीं सही रहोगे। बट मोनो अनसेचुरेटेड जो फैट्स होते हैं या पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो बेटर माने जाते हैं रादर देन कि दूसरे के। तो डॉक्टर, ऐसे कौन से 5 टिप्स आप देना चाहेंगे जो गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं? चलिए, मैं नंबर तो नहीं बता सकता, बट इन जनरल बेसिकली हमें अपने खाने में फाइबर को ज़्यादा खाना है, नेचुरल जो फूड्स हैं रादर देन प्रिजर्वेटिव और प्रोसेस्ड फूड की जगह नेचुरल होम कुक्ड फूड को प्रेफर करना है, ऑयली फैटी को थोड़ा अवॉइड करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट यानी कि हाई शुगर कंटेंट जो ड्रिंक्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करना है। उसके अलावा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को लिमिट में कंज्यूम करना है। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और डिसबायोसिस जनरेट करती है। तो एंटीबायोटिक्स को ध्यान से लेना है बहुत फ्रीक्वेंटली, एंड पेन किलर्स ऑल्सो जो कि हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज करती है, उसको नहीं लेना है। इसके अलावा अपने स्लीप को प्रॉपर रखना है, कम से कम 7 to 8 आवर्स स्लीप। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रेस से भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस भी हम गट हेल्थ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करता है। तो स्ट्रेस किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके गट? देखिए, ये बेसिकली हमारा जो है गट ब्रेन एक्सिस है, जो हमारी इंटेस्टाइन ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन गट से रिलेटेड है। मान लो कि आप स्ट्रेस हैं तो आपको क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको उल्टी आने लगेगी। तो किसी भी चीज का अगर हमारी माइंड में स्ट्रेस है तो वो
बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है। हमारी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इंटेस्टाइन का इम्यून सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है। उसके जो हार्मोन्स सिक्रीशंस होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं, जिसके कारण कि हमारी डाइजेशन, हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, ये सब इम्पैक्ट होती है। डॉक्टर अमित, आजकल लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, लोगों के पास खाने का ही टाइम नहीं है, टाइम पे खाना तो बहुत दूर की चीज है। तो ऐसे में जो आपकी खाने की टाइमिंग है, अगर वो ठीक नहीं है, आपकी गट हेल्थ पे असर पड़ेगा, ये आपने बताया। तो खाना कब खाना चाहिए, उसकी टाइमिंग, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए, आपका लंच का टाइम फिक्स होना, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और वो टाइमिंग होनी क्या चाहिए? जैसे लेट नाइट खाएं या शाम को 6 या 7 बजे से पहले खा लें? देखिए, ऐसे तो आजकल क्या है कि हर एक का लाइफ शेड्यूल अलग है, तो ऐसे एक जनरलाइज कहना बड़ा मुश्किल है कि आप 7 बजे खाइए या 8 बजे खाइए। आप जब उठ रहे हैं, उठने के आधे से 1 घंटे के बाद, क्योंकि आप तैयार होंगे, उसके बाद आप अपना एक मेजर मील ले लीजिए। कहने का मतलब, कई लोग क्या होता है कि सुबह सिर्फ शेक लेके चले जाते हैं या एक केला ले लिए। आप सुबह अपना अच्छे ढंग से ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी आपके नेचुरल, आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, अपने हिसाब से आप उसे लीजिए। जो आपका रूटीन में घर में बनता है वही, या होम कुक फूड को प्रेफर करिए। उसके बाद आप बीच में 11-12 बजे कुछ स्नैक टाइप फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। उसके बाद आपका लंच टाइम करीबन 2-3 बजे के बीच में आपको जो सूट करता है, उसके बाद आप इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं 6 बजे के आसपास, और अपना डिनर करीबन 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में रखिए। सोने से पहले कोशिश करिए कि 1 से कम 2 घंटे के बीच का गैप होए, कि आप ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम करके आए, खाना खाया, बिस्तर पे ही खाना खाया और सो गए। तो वो इवन पुराने ज़माने में भी यही बोला जाता था, और ये आज भी स्टैंड्स ट्रू करता है कि खाने से करीबन 2 घंटे पहले तो कम से कम खाना खाना चाहिए, मतलब गैप रखना चाहिए। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो 12 बजे या 1 बजे शिफ्ट अपनी ओवर करके आते हैं, उस दौरान भी वो वहाँ पे कुछ खा रहे होते हैं और आते ही वो अच्छा खासा हैवी डिनर लेते हैं। आइडली बात करी जाए तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी की सर्केडियन रिदम ही है, वो ही यही कहती है कि हमें रात को सोना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। बट वो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। अगर आप नोट करें तो आप अगर ऑनलाइन देखें या इंटरनेट पे देखें, तो जो बीपीओ में जॉब कर रहे हैं, जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, एक बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि जो आप ब्रेकफास्ट, हमारे यहाँ तो बहुत कहते हैं कि जब आप ब्रेकफास्ट करें तो राजा की तरह करें, खूब खाएं, जब लंच करें तो थोड़ा कम खाएं, और डिनर तो बिल्कुल ही गरीब इंसान की तरह आपको करना चाहिए। ये गट हेल्थ के लिए क्या वाकई बहुत एक अच्छा विकल्प है? देखिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो डेफिनेटली ये बहुत सही है। क्योंकि आपको, जब आपकी बॉडी को क्या कहते हैं, एनर्जी चाहिए, तब आप खा रहे हैं वो, आप क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ही आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए वो आपको चाहिए कि सुबह आप अच्छा खाएं, लंच में मॉडरेट खाएं, और रात में क्योंकि आपकी बॉडी स्लीप मोड में है, तब एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। अब जब अगर आप रात को या लेट टाइम नाइट स्नैक्स खाते हैं और सो जाते हैं, तो क्योंकि हमारी बॉडी में उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो सारा जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस वक्त। तो इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक किंग एंड डिनर लाइक ए बेगर। अच्छा, नींद कितनी इम्पोर्टेंट है आपके गट हेल्थ के लिए? देखिए, आपस में सारी चीज इंटरलिंक्ड है। अब वही है कि बॉडी की सर्केडियन रिदम जो है वो यही कहती है कि हमें इंसान को रात में सोना चाहिए। अब रात में अगर आप नहीं सोएंगे, दिन में सोएंगे, रात में जागेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन के सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, हमारे इंटेस्टाइन के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को इम्पैक्ट करेगा, और डिफरेंट फॉर्म्स में ये प्रेजेंट करेगा। मे बी फैटीग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बॉडी एक, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब धीरे धीरे ये बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। पिन पॉइंट करना कि भाई ये इसके कारण हो रहा है बड़ा मुश्किल है, बट ये कहीं ना कहीं सटल चेंजेस आपको धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखने लगेंगे।
एक आखिरी सवाल लेती हूँ कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके शरीर के कौन से अंग को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? कि आप ये कहेंगे कि गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुमको इस चीज का तो ध्यान रखना ही है, हो सकता है तुम्हारे हार्ट पे बहुत ज्यादा असर इसका हो, या तुम्हारे ब्रेन पे तुम्हें चक्कर आए, या कुछ भी इस तरह का कोई कुछ ऐसा है? आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी इंटेस्टाइन आपका इंजन है, तो आप सोचो कि गाड़ी का इंजन बैठ गया तो कौन सा पार्ट बैठेगा? पूरी गाड़ी ही बैठ जाएगी। राइट। तो इसीलिए गट हेल्थ आपकी बॉडी का इंजन है, और आप अगर इंजन आपकी गाड़ी का सही रहेगा तो आपकी गाड़ी फर्राटे से चलेगी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अमित मिगलानी, जिन्होंने आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमसे जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और NDTV इंडिया देखते रहिए।